आज हमने एक तो अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग टेक्निक मेरा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, पहले मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है बेटे, अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग टेक्निक मैं सिंपली आपको बता दूं। ये पहले इस पिक्चर को देख लो। आई कंसिडर दिस इज अ पेशेंट। ठीक है, ये एक सबसे ऊपर एक लेयर होती है स्किन के ऊपर, एपिडर्मिस जिसे कह रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये डिफरेंट लेयर्स उसके पेट के अंदर जो भी हैं बेटे, ठीक है, बॉडी इंटरफेसेस मैंने डिफरेंट ले ली है। ये हमने एक अल्ट्रासाउंड प्रोब रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, एक कपलिंग मीडियम लगाया हुआ है। व्हाट इज अ कपलिंग मीडियम? कपलिंग मीडियम मैंने क्या कहा था, कपलिंग मीडियम बेटे हमारे पास एक मीडियम होता है which reduces, बोलो जी, which reduces the air gap between the epidermis of skin and the ultrasound probe so that maximum ultrasonics are transmitted into the skin and very few are deflected back या reflected back in other words। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज अ कपलिंग मीडियम। कपलिंग मीडियम, अब कपलिंग मीडियम होता क्या है, ये बेटे जेल होता है, ठीक है। और व्हाट इज दिस, दिस इज अल्ट्रासाउंड प्रोब। अब क्या होगा, अल्ट्रासाउंड बेटे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ कुछ ट्रांसमिट करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ यहाँ पे भी जाके हिट करेगी। 1 से 2 में जब आ रही कुछ हद तक एब्जॉर्ब भी होगी, फिर यहाँ पे जाके हिट किया, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ फर्दर ट्रांसमिट हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि सेकंड मीडियम का स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस क्या है। फिर यहाँ से फिर कुछ एब्जॉर्ब होती आएगी, इसको जाके हिट करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर इस तरह रिफ्लेक्ट हो, अब जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है इसने रिसीव भी वही करनी है, क्योंकि जब ये एक तरह ट्रांसमिट कर देता है तो उसे अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है फर्दर ट्रांसमिट नहीं करती है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर जब 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 इसने ट्रांसमिट कर दी, फिर फर्दर ये ट्रांसमिटर के तौर पे काम नहीं करना है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, सारों को रिसीव करेगा। ये फर्दर किसके साथ लगा हुआ है, सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के साथ। तो सीआरओ पे कैसा ट्रेस आता जाएगा, सीआरओ पे हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम होता है, वर्टिकल एक्सिस में वोल्टेज होता है। तो हमारे पास इस किस्म की पल्सेस आएंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस तरह 5 पल्सेस का मतलब है 5 जगह से रिफ्लेक्ट होके 1 2 3 4 5। अब देखो 1 का एम्पलीट्यूड जरा मैंने इतना ज्यादा शो किया, 2 का और कम है। इसका मतलब 2 जो होगा ये ऐसा एक रेयर मीडियम होगा, इसकी स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू काफी कम होगी, इसमें से अल्ट्रासाउंड पास कर गई और रिफ्लेक्ट यहाँ से नहीं हुई, इसलिए रिफ्लेक्ट कम हुई है, तो उसे कम ही एम्पलीट्यूड आया। 3 का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा, इसका मतलब 3 पॉइंट पे कोई बोन वगैरह होगी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन हुई है, ट्रांसमिशन इसमें क्या हुई है, कम हुई है। एंड सेम इज टू फॉर 1 to 5, ठीक है। अब यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, तो ये इनका जो एम्पलीट्यूड है वो इंडिकेट करता है कि किस हद तक अल्ट्रासाउंड बाउंस बैक हुई है। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका मतलब वहां से ज्यादा रिफ्लेक्शन हुई है, उस मीडियम का कॉस्टिक इम्पिडेंस ज्यादा होगा, इस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी या डेंसर मीडियम होगा। अच्छा, अब ये दो मीडियम के इन बिटवीन जो टाइम आ रहा है, क्योंकि सीआर पे आ रहा है ना, यहाँ से एक्सपर्ट सेंसिटिविटी को यूज करके हम टाइम निकाल लेंगे। अगर टाइम हमारे पास आ जाता है, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस होता है लॉन्ग एक्सिस टाइम एक्सपर्ट सेंसिटिविटी, टाइम आ जाएगा। टाइम आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड हमें किसी मीडियम के अंदर पता होती है, बेटा सॉफ्ट टिश्यू में कितनी है, वाटर में कितनी है, ब्ला ब्ला, ठीक है, स्किन में कितनी है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2s इक्वल टू वीटी। 2s इक्वल टू वीटी, एस क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्टेंस कंसीडर करो। अब हमारे पास 2 क्यों लिया है, क्योंकि साउंड गई भी है और वापस भी है, रिफ्लेक्ट भी हुई है ना। टोटल डिस्टेंस इज साउंड ट्रैवल 2 times of distance between two layers। v is the speed of sound in any medium which is known to us, and t is the time which is obtained from this CRO, which is the time between these two peaks। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस काम के लिए यूज करते हैं। अब ये चीज पहले ये है, अब मैंने पहले इसको देख लो। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग टेक्निक में 2 किस्म की टेक्निक लिखी, अल्ट्रासाउंड ए स्कैन एंड बी स्कैन। आजकल जो हम कराते हैं बी स्कैन है। ए स्कैन भी यूज करते हैं सोनर डेप्थ देखने के, सी वाटर की शॉल फिश वगैरह देखने, वो थोड़ा सा वही है। स्कैनिंग प्रिंसिपल क्या, अब पल्स कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट नहीं करती, पल्स सिर्फ जाती है। ऑफ अल्ट्रासोनिक इज ट्रांसमिटेड इनटू द स्किन थ्रू अ कपलिंग मीडियम। कपलिंग मीडियम जेल होता है, ठीक है। एको वाला फॉर्मूला ही लिखना बेटा, बिल्कुल एको में भी यही होता है, साउंड रिफ्लेक्ट होके आती है, विशा इसमें भी रिफ्लेक्ट होके आती है। This sound wave या pulse is reflected back from the boundaries of different mediums या media
deep into the skin and is received back. The received reflected pulses are processed and displayed on the screen. The depth of the reflecting surface is obtained from the time interval between the transmitting and reception of the echo. Echo ही आ गया ना, receiver. Also, the nature of the second medium, its density is obtained from the amplitude of the reflected received sound. Clear हो गया? अब स्पीड को डेप्थ कैसे देखनी? स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो आने जाने का डिस्टेंस क्या? 2d हो गया, t टाइम हो गया. टाइम किससे आना है? हमारे पास टाइम कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग x split sensitivity of CRO, number of regions to along x axis, x split sensitivity से मल्टीप्लाई करना. नेचर क्या मतलब सेकंड मीडियम की? लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड पल्स शोज दैट द रिफ्लेक्टिंग मीडियम हैज हाई डेंसिटी. इसके स्पेसिफिक अकॉस्टिक इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक हो, ये हो गया, ये मेन प्रिंसिपल था. अब इसी को अगर अप्लाई करते हो फॉर अल्ट्रासाउंड ए स्कैन, ए स्कैन में हम अल्ट्रासाउंड की प्रोब जो होती है इसको मूव करते हैं एक ही जगह पे. डायग्नोस्टिक पर्पस का बी स्कैन होता है. हाँ, ए स्कैन भी यूज होता है. अगर आपने देखना हो कि आपका आई साइट को, अगर आप आई साइट चेक करवाने गए हो तो उनके पास वो कंप्यूटराइज आई क्लीनिंग जिसे कह रहे होते हैं, और सामने कहते हैं लेंस के अंदर आप देखें. आप लेंस में देख रहे होते हैं, सामने कोई ना कोई पिक्चर होती है, उसको फोकस कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोवाइड करता है आपकी शॉर्ट साइटेड आई है, लॉन्ग साइटेड आई है, और हमारे पास अगर वीएन वीक है तो कितनी वीक है आपको सजेस्ट भी करता है कि ये लेंस यूज होने हैं, कॉनकेव यूज होना है, कन्वेक्स यूज होना है, किस एक्सिस में यूज होना है. ठीक है, तो सारी चीजें बताया था वो कैलकुलेट करके थ्रू एल्गोरिथम. तो वहां पे हम ए स्कैन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड ही आपकी आंखों में भेजते हैं. वो अल्ट्रासाउंड आपके आई लेंस से क्या कहते हैं, पीछे रेटिना वगैरह ब्ला ब्ला डिफरेंट इंटरफेसेस रिफ्लेक्ट होके आती है, वहां से पोजीशन का आइडिया होता है कि आई लेंस की कितनी थिकनेस है, और हमारे पास कितनी दूर है, हमारे पास रेटिना कितनी दूर है आई लेंस से, ताकि इमेज को फोकस किया जा सके. वहां पे हम यूज करते हैं ए स्कैन. या हमने डिफरेंट देखना, ब्रेन ट्यूमर देखना हो, तो फिर भी ए स्कैन ही यूज करेंगे. देखने कैसे लिखा इन ए स्कैन, द पोजीशन ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोब टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल मस्ट बी फिक्स्ड. चेंज नहीं करनी. एट ईच इंटरफेस सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, यानी सम अल्ट्रासाउंड, एंड सम इज ट्रांसमिटेड. Each reflection will give rise to an echo. The echo becomes weaker and the deeper the ultrasound penetrates into the body. The echoes will be received by the probe, amplified appropriately, and displayed on the oscilloscope screen. Each interface will be represented by the pulse as shown. वही यहाँ पे रखी, ये CRO पे आ गई बेटे. अच्छा, अब पहले एप्लीकेशन इसकी क्या है? इट इज यूज टू डायग्नोज वेदर अ ट्यूमर इज प्रेजेंट ब्रेन. कैसे? हमने नॉर्मल पर्सन का अगर ट्रेस लिया तो मेरे पास बेटा यही आ रहा है, नॉर्मल पर्सन का. अब एक और पर्सन का हमने ट्रेस लिया है, अल्ट्रासाउंड लिया है, उसके दरमियान यहाँ पे भी एक ये अनवांटेड ग्रोथ आ रही है. ये नॉर्मल पर्सन की नहीं होती. यहाँ पे हमें पल्स मिल रही है, इसका मतलब कोई अनवांटेड ग्रोथ है बिटवीन लेयर 2 एंड 3, एंड दिस अनवांटेड ग्रोथ इज बेसिकली द ट्यूमर. देन समझ आ गई ना बात? तो नॉर्मल पर्सन को जो ट्रेस आ रहा होता है वही जो रेड से मैंने बनाए वही है. इन दो ट्रेसेस के इन बिटवीन दरमियान में कोई किसी और जगह आपको पल्स मिलती है, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अनवांटेड ग्रोथ को, विच इज अ ट्यूमर एक्चुअली. या ऑप्थेमोलॉजी में यूज करते हैं टू डायग्नोज आई डिजीजेस. ठीक है, आई सेट वीएन भी इसमें आती है. इन बायोमेट्री, बायोमेट्रिक टू गेट डिस्टेंस इन स्किन. सपोज हमारी स्किन के ऊपर देखो, हमारी बॉडी में से दो चीजें ग्रो करती है ना, एक आपका लीवर ग्रो कर सकता है बेटा, और दूसरा हमारे पास एक लिवर ग्रो करता है, दूसरा स्किन ग्रो करती है. स्किन ग्रो करने का मतलब समझ गया ना, ये रीजनरेट से शायद कहते हो वर्ड इसको. अच्छा, अब उसके ऊपर बेटे हमारे पास सपोज अगर किसी जगह जख्म आ गया, इसकी टांग में जख्म आ गया ये वाला. अब टांग पे अगर जख्म आ गया तो टांग के ऊपर बेसिकली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलरली लेयर सी आती है, स्क्रब कहते हो आप, स्क्रब कहते हो. बाद में स्क्रब ऊपर से क्या होता है, ड्राई होना शुरू होता है, नीचे आपकी एक स्किन सी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और बाद में स्क्रब ऊपर से उतर जाता है और स्किन पूरी रीजनरेट हो चुकी होती है. अब
अब स्क्रब के ऊपर आके अल्ट्रासाउंड अगर फेंकते हो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को, तो आपको पता चल जाता है कितनी को लेयर जो है वो ठीक हो गई है, फिर इसके ऊपर और ठीक होती है, फिर और ठीक होती है, तो पूरी स्किन ठीक होती है ना फिर, ठीक है ना। तो अगर आपने डिस्टेंसेस लेने हैं बिटवीन डिफरेंट लेयर्स इन द स्किन, तो उसका काम के लिए ये भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो इन दिस केस यू डू नॉट हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द प्रोब, इट शुड बी फिक्स्ड, इट शुड ट्रांसमिट एंड रिसीव एज वेल। अल्ट्रासाउंड बी स्कैन, बी स्कैन में हमारे पास हम मल्टीपल ए स्कैन लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। कैसे? जैसे कि हमारे पास अगर कंसिडर करें यही पेशेंट है बेटा, उसकी बॉडी के अंदर मैं पेशेंट नहीं बनाया इतना इतना मोटा, तो मैंने इसके डिफरेंट इंटरफेसेस ले लिए, ये 5 बॉडी इंटरफेस पेशेंट। अब बेटे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्रोब रखी, ये गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई, तो ये रिसीवर पर जो रिसीव करेगा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आनी है, ये इस किस्म के हमारे पास डॉट्स आ गए, लाइंस आ गई, ये दो इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो ये सेपरेशन को इंडिकेट कर रहा होता है, टाइम वगैरह निकाल सकते हैं हम इसको प्रोब को मूव करते जा रहे होते हैं। यहाँ पे 10 स्कैन लिया तो 10 स्कैन हमारे पास कुछ ये आ गया, फिर आपने 15 स्कैन पोस्ट किया तो 15 स्कैन से हमारे पास ये आ गया, 10 स्कैन लिखा हुआ। अच्छा, अब ये सारे हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी, ये रैम कहते हैं, उसके अंदर स्टोर हुए। फिर आप क्या करते हो, इनके ऊपर कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर जो है एग्जीक्यूट करवाते हो, वो सारे इन इमेजेस को क्या करता है, कंबाइन कर देता है, कंबाइन करके एक 2D जाता है। 2D में जो एक्स और वाई एक्सिस, जैसे 3D नहीं है, 2D इमेज है, यानी कि वही लेयर्स हमारे पास क्या थी, यानी कि ये चीज थी ना, पहले केस में हमारे पास ये वाली आ रही थी 1 2 3 4 5, ये वाली। सेकंड केस में हमारे पास ये ऊपर से आ रहे थे, कुछ ये थी, ठीक है। थर्ड केस में यहाँ से अगर देखते हो तो ये चीजें आ रही थी, ठीक है। तो अगर आपने तीनों को बेटे सारों को कंबाइन किया तो इसका मतलब यही लेयर्स आ गई हमारे पास जो उसकी बॉडी के अंदर थी। तो ये क्या 2D इमेज है, एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है, ठीक है। तो हम नॉर्मली जो करवा रहे होते हैं, आप फीटस की ग्रोथ, जेंडर या पोजीशन देखने के लिए, या आप किडनी के स्टोन देखने के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए, ठीक है, नॉर्मल जो हम करवाते हैं वो आपकी अल्ट्रासाउंड बी स्कैन होता है। इसमें स्टोरेज सीआरओ लिखा, सीआरओ तो बेटा वो कैथोड रोस्टर स्टोरेज का मतलब जो स्टोर कर सके, इसको स्टोर करने के बाद प्रिंट आउट ले ली जाए, कंप्यूटर में, कंप्यूटर रैम के अंदर स्टोर हो सके। तो क्या लिखा बी स्कैन में, मल्टीपल ए स्कैन्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स या positions. Each scan position will produce a spot which whose brightness indicates the strength of the echo. ये बेसिकली थोड़ा सा पिक्सल के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि स्पॉट सा बनेगा, और एको जितनी स्पॉट ब्राइट होगा इसका मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग एको रिसीव हुई है, उतनी रिफ्लेक्टेड साउंड ज्यादा है, उतनी रिफ्लेक्टेड साउंड ज्यादा का उतना सेकंड मीडियम का स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। If the scans corresponding to all the scan positions are taken together to get body interfaces on the screen. Polaroid photographs of the images are taken to serve as a permanent record. ठीक है, बाद में इसका print. तो this is that was all about the ultrasound. अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट, विच इज एक्स-रेज। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, एक्स-रेज को हम रिसीव कैसे करते हैं, अब वो सारी चीज आ रही है, ठीक है। Explain X-rays are produced by an electron bombardment of metal target an electron and calculate the minimum wavelength of X-ray produced from the एक्सलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये है क्या, एक्सरे क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हमारे पास इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10 टू पर 18 हर्ट्ज होती है, गामा की 10 में 20 होती है ना, और मैंने कहा पावर 10 की 2 से रिप्रेजेंट करो, 10 पर 18 इसके हो गए, 10 पर 16 अल्ट्रावायलेट की, 10 पर 14 हमारे पास विजिबल लाइट की हो गया, सो ऑन। तो हमारे पास दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, हैविंग फ्रीक्वेंसी of the order of 10 to raise पर 18 hertz. This is X-ray. X-ray प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोडक्शन प्रिंसिपल क्या होगा,
ठीक है बेटे, एक्स रे प्रोड्यूस होती हैं जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हिट किया जाता है एक हैवी मेटल के ऊपर। हैवी मेटल जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो, जैसे कि यूरेन नहीं है, वोल्फ्राम टंगस्टन वगैरह जो हो गया। ठीक है, कैसे निकलती हैं उस पर बाद में आता, मैं अब लिखूं एक मिनट। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड या emitted when fast moving, एक्स-रेज का मतलब फोटोन है बेटे, when fast moving electrons hit a metallic target, metallic target। ठीक है, अब क्यों emit होते हैं वो अब बाद में चल देखते हैं। when fast moving electrons are dissipated by the metallic target लिखते वो भी ठीक है। अब एक्स रे जो निकलती हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम होता है, एक्स रे की एक रेंज है ना इसकी भी, एक्स रे स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है ये दो किस्म की हम निकलते हैं, एक क्वांटम स्पेक्ट्रम होता है और एक हम कह रहे होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्वांटम स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटे? क्वांटम स्पेक्ट्रम ये होता है कि बेटे हमारे पास ये एक एटम ले लिया, पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है सपोज। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे बेटे हमारे पास वो क्या E(k)(1) है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आता है तो बेटा उसका पाथ थोड़ा बहुत वेरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी इस तरह इस पाथ पे इस तरह मूव कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? E(k)(2). ये जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, इट इज रेडिएटेड एज एक्स रे फोटोन, यानी E(k) की वन वैल्यू जो होती है बेटे वो ग्रेटर है E(k)(2) से। ये एक्सेलरेट भी कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है बेटे। ठीक है, एक्सेलरेट कैसे? जब न्यूक्लियस के करीब आया तो न्यूक्लियस से उसको बहुत ज्यादा चार्ज, न्यूक्लियस की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन जल्दी से वो पुल करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन मैं अब ओवरऑल मैक्सिमम केसेस में जो हो रहा होता है उस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूक्लियस थोड़ी होगा हमारे पास। एक मेटल लेते हैं उसमें तो बिलियंस ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस वगैरह, तो ओवरऑल मैं ले रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है, यानी डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी of electrons, this is equal to x-ray फोटोन के बराबर आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन E(k)(1) जो है माइनस E(k)(2), दिस इज इक्वल टू E ऑफ एक्स-रे फोटोन। ये किसका? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इसका मतलब बेटे मैं लिख सकता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जैसे फोटोन के बराबर हो गया, तो फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं क्वांटम में, E इक्वल c/λ। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा होता है हमें जो मिलता है हमारे पास बेटे, उसको देखते हैं तो कुछ एक किस्म का होगा। ये वेवलेंथ होगी बेटा मीटर के अंदर, जो फोटोन निकलता है, और ये इंटेंसिटी लिख रहा हूं मैं, इंटेंसिटी इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में होती है ना, पावर ओवर एरिया होता है। तो हमारे पास जो आ रहा होता है स्पेक्ट्रम बनता है वो कुछ इस किस्म का होगा। ये वाला हो गया, फिर हल्का सा स्पाइकी पार्ट शो कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ रीजन है जहाँ पे हमारे पास क्या बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी चलती नजर आ रही है, और कुछ रीजन जहाँ कॉन्टिन्यूटी चलती नजर नहीं आ रही। जैसे ये हमारे पास जो आ रहा है इसमें हमारे पास बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी है ये, तो इसको आप कहोगे ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमारे पास ये भी हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया रीजन। ये भी हमारे पास जो आ रही है इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो दिस आल्सो रिप्रेजेंट इन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम।
और ये जो स्पाइकी पार्ट नजर आ रहा है हमें, ठीक है, जिसके अंदर बेटा जी ये वाला आ रहा है, ये वाला, ठीक है, या ये रीजन जो आ रहा है, ये स्पाइक्स नजर आ रही हैं आपको जिसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, पीक्स नजर आ रही हैं, इसको हम कह रहे होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम किस तरह बनता है वो मैंने ये बता दिया। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू टारगेट न्यूक्लियस, तो उसकी स्पीड कम होती है, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटेड एज अ एक्स रे फोटोन। अच्छा, अब ये हमारे पास जो आ रही है, ये मिनिमम वेवलेंथ आ रही है जिसपे एक्स रे एमिट हो रहा है, इसको आप क्या कह रहे होते हैं? दिस इज नोन एज कट ऑफ वेवलेंथ, या मिनिमम वेवलेंथ जिसपे एक्स रे एमिट हो रहा है। अब ये कैसे आएगी, इसमें क्या होता है? अब कट, व्हाट इज मेंट बाय कट ऑफ वेवलेंथ? कट ऑफ वेवलेंथ बेटा ये होता है कि हमारे पास मैन, ये हमारे पास वेवलेंथ क्या मिनिमम है, इससे कम तो नजर भी नहीं आ रही ना, मिनिमम वेवलेंथ है। तो यार ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये वैल्यू क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो ये है क्या? डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं अगर लिखूं डेल्टा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास जो होगी, लैम्डा इज मिनिमम इफ लैम्डा इज मिनिमम इफ डेल्टा ई जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसे ही है ना, यूनिवर्सिटी एट भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ई मैक्सिमम हो कैसे सकता है, कि अगर हमारे पास देखो, अगर कोई चीज माइनस नहीं हो रही है, डेल्टा ई हमारे पास क्या था, ई के वन माइनस ई के टू था यार, ठीक है। और डेल्टा ई मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू, कोई चीज माइनस ही ना हो, कोई चीज माइनस ना हो, जब ये वैल्यू जीरो हो। ये वैल्यू जीरो कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स सो क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस उसको वैसे ही एब्जॉर्ब कर जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, सपोज अगर ये हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस कंसिडर किया है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके करीब आ गया है, ये वाला, और इतना करीब आ गया था बेटे क्या, पॉजिटिव न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया वैसे, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा, आते आते हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस ने इसको कैप्चर कर लिया। अगर इसको कैप्चर कर लिया, इसकी ई के टू की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यहाँ पे क्या था? ई के वन, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास, अब देखो, ई के टू माइनस ई के वन इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा था। जब ये वैल्यू ही जीरो होगी, ये जीरो होगी है, अगर ये जीरो होगी तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट एच और सी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो मिनिमम होगी। उसको मिनिमम वेवलेंथ को कह रहे होते, दैट इज कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। उस मिनिमम वेवलेंथ को आप कह रहे होते कट ऑफ वेवलेंथ। तो इसका मतलब है हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ के लिए आई शुड राइट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स सो क्लोज टू द to the nucleus and is captured by the positive nucleus, so its ek2 will be zero, ठीक है। तो cut off wavelength, this is possible if there is no subtraction operation in the kinetic energy of electrons, and is possible if electron is captured by the positive nucleus of target metal, ठीक है, and its final kinetic energy E ek2 becomes zero।
ठीक हो गया, ओके बेटा ये हो गया, ये तो हो गया ये वाला। अब आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया ना। लाइन स्पेक्ट्रम मैंने कहा था ये स्पाइकी वाला पार्ट जो होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, इसको हम करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि हर मेटल के लिए डिफरेंट हो सकता है। अच्छा बेटा, ये एक्सेस प्रोड्यूस होती है, एक्सेस क्या, फोटोन ही है। अब ये रिमेंबर हमने पढ़ा था एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, ठीक है। जब एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया, दिस ओनली पॉसिबल टू प्रोवाइड एनर्जी। अब अगर एक्साइट हुआ है, जब उससे डी एक्साइट होगा तो लोअर ऑर्बिट में आएगा, जितनी एनर्जी पहले उसने एब्जॉर्ब की होगी सारी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब है these x-rays are emitted due to de-excitation of electron from higher to lower orbit, ठीक है, of an atom of target metal, ठीक है। यानी क्या मतलब, हमारे पास अगेन दिस इज अ पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन बेटे इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, ब्ला ब्ला, वैसे, ठीक है। अब बेटे हमारे पास सपोज अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जाके हिट किया सीधा इसको, इलेक्ट्रॉन सीधा जाके इसको हिट किया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ई के आ रही थी, वन लेनी तो वन ले लो, ठीक है, ई के वन। इलेक्ट्रॉन जाके हिट किया, अब क्या, इलेक्ट्रॉन जाके हिट किसको किया, एक और इलेक्ट्रॉन को, एटम ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। जब इसका मतलब हिट किया, इसको एनर्जी मिल गई है। जब एनर्जी मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, ये चला जाएगा हायर ऑर्बिट पे, यहाँ पे चला गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे चला गया तो इसका मतलब ज्यादा देर तक एक्साइट हो गया ना ये, एक्साइटेड हालत में तो रह नहीं सकता ये, इट हैज टू डी एक्साइट। जब डी एक्साइट होगा तो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू इट्स ऑन ऑर्बिट, ठीक है। जब वापस आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। वो एनर्जी रेडिएट जो कर रहा होता है किस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट था, ई एन विच इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट माइनस ई पी विच इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट लोअर ऑर्बिट, एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो ये डी एक्स, अब ये हमारे पास स्पाइक्स क्यों आ रही होती हैं, इसकी व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस वन। हमारे पास रेगुलर कॉन्टिन्यूस दूसरा क्यों नहीं आता इसके अंदर, बेटे इसलिए नहीं आ रहा होता कि हमारे पास हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट, जो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आया है वो भी हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक है ना। और बात से ये भी होता है जब इलेक्ट्रॉन जाके हिट करता है एक मेटल टारगेट, तो मेटल टारगेट तो हीट अप होना शुरू होता है, मेटल है। अब मेटल मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। जिस चीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है एम सी डेल्टा थीटा से अगर देखते हो, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की कम होती है, उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर बड़ी जल्दी होता है। मेटल बड़ी जल्दी हीट अप होते हैं, बड़ी जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह बेटे डेल्टा थीटा क्यू ओवर एम सी है, सी की वैल्यू जिसकी कम है उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होता है, मेटल बड़ी जल्दी हीट अप होता है। उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ एटम एक्साइट करते हैं और डी एक्साइट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये स्पाइकी पार्ट आ रहा होता है। और हर मेटल के लिए मैं कह रहा हूँ उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, स्पाइक्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा अब आते हैं इसकी, वह हमारे पास ये तो मैंने बता दिया कि एक्सरे है क्या, प्रोड्यूस कैसे होती है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कॉन्टिनेंट स्पेक्ट्रम क्या है। अब आते हैं एक्सरे ट्यूब, जिस तरह हॉल प्रो पढ़ी थी ना हमने। अब ये प्रोड्यूस तो हमने इसी के थ्रू करनी है, ट्यूब के थ्रू। ये सिर्फ प्रोड्यूस करवाती है, वो प्रोड्यूस भी कराती थी, ट्रांसमिट भी करती थी, रिसीव भी करती थी। ये सिर्फ ट्रांसमिट करेगी या सिर्फ रिसीव करेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई है, ये एक्सरे ट्यूब होती है। अच्छा अब इसको गौर से देखो, ये तो वही चीज शो की हुई है ना मैंने, ठीक है। एक्साइट किया, डी एक्साइट किया तो डेफिनेटली फोटोन निकल गए, ठीक है। स्कैटर्ड फोटोन चला गया कहीं, ठीक है।
ब्ला ब्ला, ये लिखा हुआ है कॉम्पटन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जाके हिट किया, एनर्जी दी थी ना, तो इलेक्ट्रॉन जो हिट किया वो वापस तो जाना ना, मैटर था बेटा, ये वो वाला कॉम्पटन हमारे पास क्यों लिखा हुआ है, कॉम्पटन का फैक्ट होता है, हम पढ़ते नहीं है उसको इस लेवल के ऊपर। हाँ, हमारे एफएससी में है, मेरे दौर में भी होता था, और इसमें नहीं है। और कॉम्पटन्स लैब भी है, कॉम्पटन्स फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, ये भी है पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। और इसकी सारी रिसर्च जो की थी कॉम्पटन ने, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की थी, वहां पे लैब भी है, कॉम्पटन्स लैब। वहां पे सारी रिसर्च जिसके बेसिस पे बाद में नोबेल प्राइज मिला था, उसी वो लैब वहां पे अभी भी है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर। चले जी, ये बेटा हमारे पास एक्सरे ट्यूब होगी है। अब एक्सरे ट्यूब हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवाता है। इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ से हम मूव करवाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये समझो करंट, करंट हमने प्रोवाइड किया यहाँ पे, करंट, ये फिलामेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्मो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना, क्योंकि यहाँ से जब करंट पास कर रहा है तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगा रहे हो। हाई करंट फ्लो कर रहा है, अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मेटल है, मेटल बड़ी जल्दी हीट अप होता है, हीट अप तो उसमें इलेक्ट्रॉन अमिट होना शुरू हो गए, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बड़ी हाई स्पीड के साथ जाते हैं टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज एनोड, इलेक्ट्रॉन सारे दौड़े जा रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ। ये हमारे पास होता है, ये इस किस्म का पेंसिल नहीं, जिस तरह होती पेंसिल, ये पेंसिल है बेटे, आगे ये निब होती है, आगे यहाँ पे बेसिकली वो होता है लेड। ये वाली साइड नजर आ रही है, थोड़ी सी स्लैंट है, उस तरह बेटे ये भी होता है। आपका यहाँ पे मेटल लगा होता है, इतने हिस्से और इतने हिस्से पे, इस यहाँ पे मेटल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जाके इसको हिट करते हैं तो यहाँ पे एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, या इलेक्ट्रॉन टारगेट रुकेंगे, और बाद में फोटॉन्स निकलेंगे, और फोटोन यहाँ से विंडो के थ्रू बाहर आ रहे हैं एक्सरे। ठीक, अब ये हमारे पास ये रोटेट कर रहा होता है। क्यों रोटेट करवाते हैं, इसलिए रोटेट करते हैं कि अगर इसको स्टैटिक रखेंगे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे जाके हिट करता जाएगा, तो यहाँ से एक्सरेज निकलते रहेंगे। अगर एक ही जगह पे जाके इलेक्ट्रॉन जोर से हिट करता जाएगा तो इसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से हमारे पास ये स्पाइकी पार्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो रीजन मिलेगा नहीं हमें। इस रीजन से एक्सरे मिल रहा होता है, इस रीजन से तो फ्लक्चुएशन तो हमारा कंट्रास्ट बेहतर नहीं है, एक्सरे बेहतर नहीं आएगी नजर बस। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली थोड़ा सा इसको, ये वाटर कूल्ड होता है, वाटर कूल्ड स्पिनिंग एनोड होता है ये। वाटर कूल्ड का मतलब क्या है, इसके पानी थोड़ा सा फेंकते जा रहे होते हैं इसकी बैक साइड पे, ताकि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो उसके। स्पिनिंग एनोड लिखा हुआ ना, टंगस्टन का टॉर्गेट है ये वाला, इस हिस्से पे होता है। ठीक है, रोटर में रोटेट करवा रहा होता, मोटर लगी होती है स्टार्टर स्टार्ट करने के लिए, बेरिंग में टर्निंग इफेक्ट इसमें आ रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है नोड पर। ठीक है, तो यहाँ से एक्सरे निकल रही होती है। अच्छा, अब इसी का जो हमारे बहुत पहले ये टॉपिक जब होता था, एप्लीकेशन की बुकलेट होती थी, कैम्ब्रिज ने खुद हमें दी होती थी कि हमने सिर्फ उसी में से पढ़ाना होता था, उसके अंदर ये डायग्राम बेटा ये ऐसे बनी हुई थी। ठीक है, ये मैंने नेट से ली थी, ये तो ये डायग्राम उसमें ऐसे। अब इसको भी देख लें। अब इसमें हम क्या हो रहा था कि पहली चीज तो यहाँ से जब करंट पास कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट वी आर प्रोवाइडिंग टू दिस, और ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से हमारे पास E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अगेन इफ हाई करंट फ्लोज, heat energy is dissipated, या energy is dissipated in the form of heat, तो electrical energy is converted into heat energy, the electrons which are emitted, वो सपोज ये हीटर है तो ये इलेक्ट्रॉन सारे निकल गए हीट एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो आगे अगर एक्सीलरेटिंग वोल्टेज नहीं प्रोवाइड किया होगा तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर उधर रिपेल करके दूर दूर स्कैटर कर देंगे, तो ये क्या होगा, एक्सीलरेटिंग, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आते हैं और प्रोसेस कंटिन्यू भी रहता है। ठीक है, अब एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, अब ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज कितना होता है हमारे पास, दिस रेंजेस फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। डिपेंड करता है कि किस चीज का एक्सरे लेना, स्कल का लेना, स्कल हार्ड होती तो ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन चाहिए होंगे हमें एक्सरे के, तो इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 20 kV टू 20, नहीं, किलोवोल्ट टू 100,
किलो वोल्ट की, किलो का केस स्मॉल होता है, वोल्ट का वी कैपिटल होता है बेटे, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास, इसका मतलब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़ी हाई स्पीड से जाते हैं बेटे ये, अब आपको डायग्राम में देखो बेटा, मेटल टारगेट सिर्फ इतना सा हिस्सा है, सारा नहीं है वो, सिर्फ ये वाला। अब जाके जब इलेक्ट्रॉन इसको हिट करते हैं तो इसमें से फोटॉन्स रिलीज हो जाएंगे, तो ये फोटॉन्स यहाँ से रिलीज होना शुरू हो गए हैं, जो इस विंडो से बाहर आना शुरू हो गया। मेरी वेवलेंथ चेंज हो रही है लेकिन एक जैसी रहनी चाहिए, इतना एक्सेल बाहर निकले, ठीक है। अब पेशेंट जो होता है वो यहाँ पे इस रीजन में होता है, पेशेंट यहाँ होता है, दिस इज पेशेंट। और इसके नीचे हमारे पास क्या होती है, फोटोग्राफी फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म होती है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या, लेड के वो प्लेट में डाली होती है उसके अंदर, इसको भाई इतना ही अभी रहने दें। सो दिस इज पेशेंट एंड दिस वन इज द एक्सरे, ये फोटोग्राफी फिल्म होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो हिस्सा होता है, मैंने क्या, ये अगर एक ही जगह हम स्टैटिक रखेंगे, ये वैसे भी थर्मो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब जाके हिट करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो तो खराब हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, इससे लाइन स्पेक्ट्रम बनना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा तो विश टू गेट रिड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, हमें सिर्फ कॉन्ट्रास्ट स्पेक्ट्रम चाहिए होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ गुड इमेज विद गुड कंट्रास्ट फॉर गुड रीडेबिलिटी। तो इसके वाटर कूल्ड किया जाता है, तो वी कैन राइट दिस अ वाटर कूल्ड। वाटर क्यों लेते हैं, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वाटर बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है टू इंक्रीज टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर कूल्ड स्पिनिंग, स्पिन भी करता जा रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अब ये तो पता चल गया कि एक्सरे है क्या, एक्सरे का स्पेक्ट्रम क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हो रही है, और एक्सरे ट्यूब क्या है। अब जो एक्सरे निकलती है उसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फोटोन किस पे डिपेंड, कैसे हम उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी होती क्या है, इंटेंसिटी होती है पावर ओवर एरिया, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखते हो, इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, total energy per unit time per unit perpendicular area is intensity, ठीक है। तो we can write this as intensity equals to n e over ta। अब n किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को। e किस पे डिपेंडेंट होगा, e का फॉर्मूला होता है फर्दर दिस e इज इक्वल टू एच एफ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी है, a का एरिया है। अच्छा, अब हमारे पास रेट ऑफ अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द मेटालिक टारगेट जो है इंक्रीज करेंगे, अगर इंटेंसिटी ज्यादा करनी है मैंने, तो इसका मतलब मैं इसको ज्यादा कर दूंगा, ट्यूब के करंट को, ये एन ओवर टी, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा तभी होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करोगे, ठीक है। तो हमारे पास ट्यूब के करंट को ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। अब ट्यूब का करंट कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, ट्यूब का करंट हीटर को जो करंट प्रोवाइड किया जा रहा है उससे ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स निकालोगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे, ठीक है। तो इट मींस वी कैन राइट हियर रेट ऑफ अराइवल of electrons at the metal target। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एन की। इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज करने का मतलब ये हो जाएगा कि ट्यूब का करंट ज्यादा हो जाएगा ना, फिर ट्यूब में जो करंट पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम ज्यादा पास कर लेंगे, ट्यूब का करंट ज्यादा होगा, ठीक है। और ट्यूब का करंट कंट्रोल कैसे कर रहे हो, जब हीटर को ज्यादा हीट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो दिस ट्यूब करंट
is controlled by current provided to heater cathode. ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दो किस्म की एक्सरेज आती हैं बेटा, एक हार्ड एक्सरेज होती हैं और सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं। हार्डनेस ऑफ एक्सरेज जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर पेनिट्रेशन एबिलिटी, कि अगर स्कल के हमारे पास एक्सरे है ना, उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ज्यादा होगी तभी स्कल में से पास करेंगे ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट थोड़ी होनी है, तो पास करके इस बंदे में से पास करके फोटो का फिल्म पे जाके इमेज बनाती है ये। ठीक है, अब हार्डनेस ऑफ एक्सरेज, हार्ड या सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज बेटे उनको कहते हो जिनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ज्यादा होती है, हार्ड एक्स ग्रेटर पेनिट्रेशन। ऑफ सॉफ्ट एक्सरेज जिनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी कम होगी, इनकी ग्रेटर पेनिट्रेशन एबिलिटी है, बॉडी में से पास कर देती हैं। सॉफ्ट एक्सरेज की पेनिट्रेशन एबिलिटी कम होती है, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती, बॉडी में से पास ही नहीं कर सकती। तो ओवरऑल क्या होती है, डोज जो होती है एक्सरेज की पेशेंट को ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास वो सॉफ्ट एक्सरेज का कोई यूज नहीं आता, तो हमें हार्ड एक्सरेज चाहिए होती है ताकि बंदे के पास कर में से पास करके एक्सरे इमेज के ऊपर, एक्सरे फिल्म के ऊपर उसका इमेज बना सकें। तो इनकी पेनिट्रेशन, ग्रेटर पेनिट्रेशन एबिलिटी, क्योंकि ऑल्दो माइंड में आ रहा होगा एच सी ओवर सर, ये फॉर्मूला है ना बेटे, ये रेंज ऑफ एनर्जी से लैम्डा जो होती है वो उनकी रेंज ऑफ एनर्जी होती है, वो भी जिसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी और कम होगी तो पेनिट्रेशन एबिलिटी कम होगी उसकी। एक्सरे का भी पूरा स्पेक्ट्रम ही बनना है ना इसका भी, तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन एबिलिटी। ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं हार्डनेस, दिस इज कंट्रोल्ड बाय एक्सलेटिंग वोल्टेज, ये जो प्रोवाइड किया बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय एक्सलेटिंग voltage provided between cathode filament and target anode। ठीक है, तो इसका मतलब अगर देखो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा प्रोवाइड करोगे 20 से 100 किलो वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब है पेनिट्रेशन एबिलिटी भी ज्यादा आ जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा अगर होने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं, ई के को हम लिख सकता हूँ मैं वी ई के बराबर, ये होगा ना, काइनेटिक को पोटेंशियल के बराबर इक्वेट किया। अब बेटे अगर मैं वोल्टेज ज्यादा कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। अगर काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ ई के वन माइनस ई के टू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू एच सी या फिर एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, दिस इज एच सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। अब थोड़ा सा देखिएगा बेटे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने एक्सलेटिंग वोल्टेज ज्यादा कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब आपने ये वाली वैल्यू ज्यादा कर दी, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हुई ना, तो आंसर क्या बड़ा आएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जो एक्सरे फोटोन निकलेगा इसकी एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी एनर्जी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ कम होगी उसकी, इसलिए हम कह रहे होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा, हार्ड एक्सरेज होंगी। और सॉफ्ट एक्सरेज जो होंगी,
सॉफ्ट एक्सरेज बेटे हम वो कह रहे होते हैं जिनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, यानी वीक पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, और ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती इमेज फॉर्मेशन के लिए। लेकिन पेशेंट को ओवरऑल डोज ज्यादा मिलती जा रही होती है, कोई फायदा तो नहीं है, ये आपके सोर्स से जाके हिट करेगी एक्सरे फोटोन, तो आपके सेल्स को डेड कर देती है। ठीक है, सेल डेड हो जाएगा तो वहाँ ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं आएगा, टिश्यू डेड होना शुरू होता है, बाद में कार्सिनोमा या कैंसर स्टार्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट एक्सेस से वीक पेनिट्रेशन एबिलिटी है, वीक पेनिट्रेशन एबिलिटी। ठीक है, एंड दीज एक्सरेज कैन नॉट pass through patient and do not contribute in image formation। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास E इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। एनर्जी क्या होती है इनके पास, कम होती है, तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने किसी तरीके से विश टू गेट rid of these soft x-rays because they are not, we do not use them in order to get any image। ठीक है, लेकिन डोज पेशेंट को ज्यादा हो रही थी, उसको फिर फिल्टर करना होता है, इनको एब्जॉर्ब करना होता है यूजिंग फिल्टर्स। वो फिल्टर्स कहाँ लगे होते हैं, इस एक्सरे विंडो के ऊपर लगे होते हैं, ये एक्सरे विंडो जो है। ठीक है, तो सो दीज एक्सरेज, एक लाइन लिख दो बस, सो दीज soft x-rays are absorbed using filters at x-ray window। ठीक हो गया।